वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसके पार्ट 1 को कल अपलोड कर दिया था और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पार्ट 1 को जल्दी से जल्दी देख लें। हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो दोस्तों, यहाँ पे विजयनगर का राजा, तमिलनाडु के पोलिगार और त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी, इन सभी के द्वारा हमेशा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल के खिलाफ बगावत किया गया। लेकिन हैदराबाद के निजाम एक ऐसे राजा रहे, ऐसे निजाम थे जिन्होंने कभी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल के खिलाफ कोई बगावत नहीं की थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसरॉय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ऐसे वायसरॉय रहे जिन्होंने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई। यह भारत में 1876 में वायसरॉय बनकर आए और इन्होंने अफगानिस्तान के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया और कुशल आक्रमणता की नीति के जगह पे आक्रामक नीति को अपनाया। अगर हम बात करें इनके समय के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो उसमें शामिल है सबसे पहले तो वर्नाकुलर प्लेस एक्ट इन्हीं के समय में आया था। इसके अलावा हम देखेंगे कि दिल्ली दरबार का आयोजन भी लिटन के समय किया गया था, जब महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लिटन, जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, लेकिन जब लिटन के बाद रिपन आए तो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और अंग्रेजी भाषा के जो भी पत्र हुआ करते थे, या बोल सकते हैं समाचार पत्र हुआ करते थे, उसी के भांति भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को भी स्वतंत्रता प्रदान की। और अगर हम बात करें इसमें, तो सोम प्रकाश वगैरह ऐसे समाचार पत्र थे जिनके खिलाफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया जा रहा था। अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसी पत्रिका थी जो रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बंगाली भाषा से हिंदी में परिवर्तित हो गई। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है या इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, यह जमींदारों के साथ किया गया था। तो दोस्तों, इसमें जो कर लगाया गया था वो जमींदारों को इसमें क्या करना था, 10/11 भाग जो होता था वो कंपनी को देना होता था, जबकि 1/11 भाग जमींदार वो स्वयं रखते थे। किसानों से वे जो भी कर होता था, जो भी भू राजस्व होता था, उसको इकट्ठा करते थे और अंग्रेजों को दे देते थे। यह कब लागू किया गया था? 1793 में इसको लागू किया गया था। और यह कौन कौन से स्थान पे लागू किया गया था भारत में? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का वाराणसी हो गया। इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक में इसे लागू किया गया था। और इस तरह से इसका अगर परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 19% हिस्से में इसको लागू किया गया था। चलिए देखते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें देख लेंगे कि इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? दोस्तों, जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना ही इसका मेन कारण था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न है, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाली किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के लिए अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया।
जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया 1793 में, तब जमींदारों को कई सारे अधिकार दिए गए। लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते ज़मीन के अधिकार की जो मांग थी वो बढ़ने लगी। जो भी ज़मींदार थे उन्होंने अपने ज़मीन की किराए को बढ़ा दिया। तो इसके कारण से बंगाल और बिहार में किराएदारी अधिनियम को लागू किया गया और इसमें भूमि मालिकों को यानी ज़मींदारों को और किराएदारों को अधिकारों को फिर से परिभाषित किया गया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह आंसर तो आप सभी को पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। अगर हम बात करें कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। कब की गई थी? 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम दयानंद सरस्वती के बारे में देखें तो इनका जन्म 1824 में हुआ था और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। और इनके गुरु का नाम क्या था? विरजानंद इनके गुरु का नाम था। याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक पाखंड खंडिनी पताका लहराया था। कहाँ पे? आगरा में इन्होंने एक पाखंड खंडिनी पताका लहराया था जो कि 1867 में किया था। ये सारे जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो सभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, इनके अन्य रचनाओं में और कौन कौन सी रचनाएं शामिल हैं? तो पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, त्रिगवेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, ये सारी रचनाएं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। यह कब किया गया था? 1868 में इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह वही अमृत बाजार पत्रिका है जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई। चलिए, अगर हम बात करें गिरीश चंद्र घोष की, तो इन्होंने बंगाली का प्रकाशन शुरू किया था 1862 में और हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष के द्वारा ही किया गया था, जिसको बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसका संपादन किया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक रहा है? तो इसमें से फ्री प्रेस जनरल है, वह एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। और लीडर एक ऐसा अखबार था जो कि उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करता था। और यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए, और इसके अलावा अभ्युदय भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है, बुद्धिजीवी, उच्च नगरीय जनजातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या उदार रजवाड़े। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा बुद्धिजीवी, उच्च नगरीय जातियाँ, सर्वसाधारण वर्ग, जबकि उदार रजवाड़े इसमें शामिल नहीं है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन कहे जाते हैं? तो जैसा कि हम सभी को पता है दोस्तों कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, इन सभी को जो राजा राम मोहन रॉय थे उनके नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता था और यह प्रथम आधुनिक युग के नाम से भी या युग दूत के नाम से भी जाने जाते थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि राजा राम मोहन के द्वारा ही आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। और यह कब किया गया था? 1815 में इसका स्थापना किया गया था। यह एकेश्वरवाद के प्रचार करने के लिए मेनली रूप से स्थापित किया गया था। इन्होंने इसमें मूर्ति पूजा का आलोचना किया और सभी हिंदुओं को प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथ में एक ब्रह्म का उपदेश देने के लिए मुख्य रूप से इसकी स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे।
ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हम सभी ने पढ़ा है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी ये दिख नहीं रहा है, तो इस तरह से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, सभी ऑप्शन इसमें गलत है। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। और यह किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? हमने अभी अभी पढ़ा 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। सती को गैर कानूनी घोषित किसने किया था? तो सती को गैर कानूनी घोषित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। और यह किसके मदद से किया गया? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। यह पूर्ण रूप से 1829 में किया गया और अधिनियम 17 के द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। और सबसे पहले इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में किया गया, लेकिन बाद में 1880 आते आते इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इन्होंने आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से इसकी स्थापना की थी। और यह कब की थी? 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें एमजी रनाड़े भी जुड़े हुए थे इस संस्था से, लेकिन वे बाद में 1869 से इस संस्था में जुड़े। इस संस्था का मेन उद्देश्य क्या रहा था? इस संस्था में मेनली स्त्री पुरुष के विवाह की जो आयु होती है उसको बढ़ाया जाए, या फिर विधवा विवाह को बढ़ावा दिया जाए, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये इन तरह के समाज सुधारों से प्रेरित होकर ही आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? जो न्यू हिंदुज़म है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 19वीं शताब्दी में बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया गया। इन्होंने 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, इन्हों की स्मृति में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी ऐसी संस्था है जो कि स्थापित की गई थी? तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था, ये हम सभी को पता है। और यह कब स्थापित किया गया था? 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से फिर से स्थापित किया जाए। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था 1877 में। आइए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। किसने 1773 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, यह हम सभी को पता है। और यह मेन रूप से किस लिए स्थापित किया गया था? तो स्त्री शिक्षा हो गया या फिर पिछड़े जातियों के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। फिर से वही प्रश्न है, यानी इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं, ध्यान में रखेंगे इसको अच्छे से। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम देखें इनके अन्य रचनाओं में तो गुलामगिरी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और यह कब लिखा गया था? 1872 में। अगले प्रश्न को देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच ब्लैटवर्स्की के द्वारा किया गया था। और इनके अलावा एक और पर्सन थे जिनका नाम था कर्नल अलकाट। कर्नल अलकाट नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी में 2 ऑप्शन मतलब ऑप्शन ई भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो कर्नल अलकाट और मैडम ब्लैटवर्स्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यह कब की गई थी? 1875 में। यानी आप इससे को रिलेट कर सकते हो। क्या को रिलेट कर सकते हो यहाँ पे आप? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में ही की गई थी। चलिए
इसके अलावा अगर दूसरा पॉइंट देखें तो इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। और अगर हम भारत में इसका कोई मुख्यालय देखें तो ये अड्यार में, जो मद्रास का एक अड्यार जगह था, वहाँ पे इसका मुख्यालय था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर प्रश्न यह रहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, यानी सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 का अधिवेशन कानपुर में किया था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1917 में कोलकाता के अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो ज्योतिबा फुले, इन्होंने ही प्रेरणा दी थी कि भारत में नारी आंदोलन का शुरुआत किया जाए। इनका ऐसा मानना था कि महिलाओं और जो भी पिछड़े जाती है, जब तक उनका उत्थान नहीं किया जाएगा तब तक सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने नारी आंदोलन को प्रारंभ किया था। और अगर हम बात करें कि आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा किन से मिली थी, तो रमाबाई रनाणे के द्वारा इसकी प्रेरणा मिली थी। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन की पहचान करें। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। इसके अलावा यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। और गोपाल हरि देशमुख, इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था। और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। वहीं रहनुमन मजदेवसन को नरोजी फुरदौंजी के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ हुआ था? यह किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बारे में कुछ अन्य पॉइंट्स को देखें तो 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सबसे पहले इसको झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल, इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन बाद में बाबा रामचंद्र, जो कि इसमें मेन नाम है, ये नाम याद रखेंगे कि बाबा रामचंद्र ने इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पंजाब भूमि हस्तांतरण नियम कब पारित किया गया? यह नियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया। इस नियम के माध्यम से जो भी कृषक की भूमि होती थी, जो ज़मीन होती थी किसानों की, उसे गैर कृषकों या जैसे कि ज़मींदार हो गए, उनको हस्तांतरित करना समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन जो कि मदारी पासी के द्वारा शुरू किया गया था, इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन करना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो ये आप सभी को पता है कि स्वामी सहजानंद बिहार के एक बहुत ही बड़े किसान आंदोलन के नेता थे। मतलब किसान आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था बिहार में। इन्हें किसान प्राण के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे बिहार में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तब इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में
नियुक्त किया गया और इसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने। अगला प्रश्न देखेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? दोस्तों यह नीति वॉरेन हेस्टिंग से तो संबंधित है ही, इनके अलावा वेलेस्ली से भी यह संबंधित है, यानी इसे घेरे की नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन ई दे के पूछ लिया जाएगा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति किससे संबंधित है, और ऑप्शन दिया जाए वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली दोनों हो, तो इस तरह से ई राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था बंगाल में। इनके ही कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली की सबसे पहली सहायक संधि जो स्वीकार किया गया था वो पेशवा बाजीराव के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के से पहले किस यूरोपियन ने इसको शुरू किया था? तो डुप्ले जो कि एक फ्रांसीसी था, उसने इसे स्टार्ट किया था। अगर हम बात करें कि सहायक संधि होती क्या है, तो इस संधि में जो भी अंग्रेज होते थे वे अपनी सेना राजाओं को किराए पर दिया करते थे। सबसे पहले इसे 1765 में अवध के राजा ने स्वीकार किया और इसके बाद हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और पेशवा वगैरह से भी इसे स्वीकार कर लिया गया। और इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? तो याद रखा जाएगा कि जो इंदौर के होलकर थे उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया और उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? लिट्टन था उस समय। मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसी समय महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी नियुक्त किया गया और उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। जब इनको यह सम्मान दिया जा रहा था उसी समय दक्कन में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा हुआ था। तो कलकत्ता की एक पत्रिका थी जिसमें यह छापा गया कि जब नीरो बंसी बजा रहा था उस समय रोम जल रहा था। इसका मतलब है कि जब महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी जा रही थी तब दक्कन में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा हुआ था, वहाँ के लोग बहुत ही दुखों का सामना कर रहे थे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करने वालों में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी, ये तीनों शामिल है, जबकि इसमें WC बनर्जी शामिल नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी और यह किसके मदद से की गई थी? आनंद मोहन बोस। यह नाम आप हमेशा याद रखेंगे कि आनंद मोहन बोस के मदद से ही इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और यह एसोसिएशन भारतीय कांग्रेस से भी पुराना है, यानी इसकी स्थापना 26 जुलाई को हुई थी। 1876 का समय था जब इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता एक ऐसा एसोसिएशन था जिसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी आनंद मोहन बोस की सहायता से। कब की गई थी? 1876 में इसकी स्थापना की गई और इस तरह से यह राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। अगर हम बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो भारत के द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? दोस्तों
आप याद रखिएगा कि जब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1876 में, उससे 2 वर्ष पूर्व यानी 1874 में इनको आईसीएस के पद से हटा दिया गया, और वो भी एक छोटी सी मामूली भूल हुई थी, उसकी वजह से ही इन्हें हटा दिया गया। और इनकी नियुक्ति कहाँ पे की गई थी, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनकी नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में एक असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर की गई थी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों, वह पहले भारतीय राजा राम मोहन रॉय थे। जैसा कि इन्हें सबसे पहले युग पुरुष माना जाता है या पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, तो इस तरह से राजा राम मोहन रॉय ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध किया था। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, जो भी इसमें ऑप्शंस दिए हैं ना, वो सारे ऑप्शंस गलत हैं। यानी कि मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना की गई थी वो 1884 में की गई थी। और इसको स्थापित करने में कौन कौन से लोगों का हाथ था? तो बी राघवाचारी का नाम आप याद रखिएगा, बी राघवाचारी, और इनके अलावा जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मद्रास महाजन की स्थापना की थी। और कब की थी? अभी हमने बताया 1884 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? दोस्तों, इसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसी वजह से डफरीन के द्वारा यह कहा गया कि जो कांग्रेस है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करता है। तो 72 प्रतिभागियों ने ही सिर्फ भाग लिया था, इसीलिए कहा गया। और इसकी स्थापना कब की गई? 1885 में की गई। एओ ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं के काल में उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? हमने अभी देखा 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता भी कहे जाते हैं, तो इनके स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा ही की गई थी। सबसे पहले एओ ह्यूम ने यह निर्णय लिया कि इसका जो अधिवेशन होगा वो पुणे में किया जाएगा, लेकिन पुणे में उस समय हैजा फैला हुआ था, इसी वजह से इसका जगह चेंज कर दिया गया और बम्बई में इसकी स्थापना की गई। और यह स्थापना बम्बई में इसके अधिवेशन की शुरुआत की गई और यह गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, क्या थे वे? अभी हमने देखा एक असैनिक सेवक थे, यानी एक रिटायर्ड सैनिक थे ये। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। आप एक मैप याद रखेंगे कि अगर ये भारत का मैप है तो सबसे पहला अधिवेशन होता है बम्बई में, फिर कलकत्ता में, उसके बाद मद्रास में और तब इलाहाबाद में इसकी अधिवेशन होता है। यानी पहला अधिवेशन बम्बई में होता है, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है, तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बनर्जी के द्वारा, दूसरे की दादा भाई नौरोजी, तीसरा जो किया गया था वो बद्रुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में किया गया था और चौथा जो कि पहला यूरोपीय थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर उनका नाम देखें तो उनका नाम है जॉर्ज यूले और यह इलाहाबाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हमने अभी देखा कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और यह कब किया गया? 1886 में हुआ था। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कर दिया गया और दादा भाई नौरोजी ने इसके अतिरिक्त अगर कोई और अधिवेशन किया तो इन्होंने 3
कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? सबसे पहला कब किया? 1886 में, दूसरा 1893 में, और तीसरा 1906 में। चलिए, ये पहला कलकत्ता में और सबसे अंतिम वाला भी कलकत्ता में, और जो बीच वाला अधिवेशन था यह लाहौर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता ही की थी, और वह 1924 में हुआ था, बेलगाम में। अगर हम बात करें कि इस अधिवेशन में क्या प्रमुख प्रस्ताव दिया गया, तो इसमें यह निर्णय लिया गया कि गांधी जी के जितने भी रचनात्मक कार्य हैं ना, उन पे बल दिया जाएगा, और इसी अधिवेशन में गांधीदास समझौते को भी अनुमोदित किया गया। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा कि सरोजनी नायडू इसकी भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। बाद में यह 1947 से 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछ लेता है। तो 27वां अधिवेशन और बिहार में पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था ये अधिवेशन, याद रखेंगे इसको। और अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आर.एन. मधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसी अध्यक्षता में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता भी कहा गया था। तो याद रखेंगे कि कांग्रेस के पिता ए.ओ. ह्यूम को कब कहा गया, तो 27वां अधिवेशन में कहा गया, जो बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में आर.एन. मधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? दोस्तों, सर सैयद अहमद ऐसे पर्सन थे जो कि हमेशा इन कांग्रेस के अपोजिट में रहते थे। मतलब उनको कांग्रेस का जो भी प्रचार प्रसार था उसको हमेशा वे निष्फल करना चाहते थे, और इसके उद्देश्य से उन्होंने एक राजभक्त सभा भी बनाई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन या फिर राजभक्त सभा जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नाम हम याद रखेंगे कि सैयद अहमद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1888 में। और यह किस लिए की गई थी? तो जैसा कि वे हमेशा कांग्रेस के प्रचार प्रसार को निष्फल बनाना चाहते थे, तो इसी उद्देश्य से उन्होंने यह स्थापित किया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचना या योजनाबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। दोस्तों, कर्जन के द्वारा यह वाकया बोला गया था। कब बोला गया? 1900 ईस्वी में इन्होंने यह वाकया कहा, और 1909 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर को इन्होंने एक पत्र लिखा। 1903 ईस्वी में उन्होंने पत्र लिखा, और इसमें उन्होंने क्या कहा कि जब से वो भारत आए हैं ना, उनकी यही नीति रही है कि वो कांग्रेस को पूरी तरह से नपुंसक बना दे। तो पूरी तरह से यह कांग्रेस के विरोधी थे, और वो यहाँ तक कि उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के जो नेतृत्व प्रतिनिधि मंडल था उनसे मिलने तक के लिए भी इन्होंने इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन वायसरॉय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ प्रदान करना आरंभ हुआ? लिट्टन के समय में इसको प्रारंभ किया गया, और यह कब किया गया? 1876 में आए, और उन्हीं के समय में इस उपाधियों को देना प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? तो दोस्तों, जो भी नरमपंथी नेता थे ना, वो मेनली शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। देखते हैं अगले प्रश्न को।
निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? अगर हम बात करें उग्रपंथी की, तो दोस्तों इसमें से बाल गंगाधर तिलक, इसके अलावा मदन लाल, उधम सिंह, ये सभी उग्रपंथी थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, ये नरमपंथी से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, और यह अध्यक्षता कहाँ की गई थी? बनारस में की गई थी। तो इस तरह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 में ही इन्होंने यह स्थापना किया और इसको पूना में स्थापित किया गया। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इन्होंने 1905 में बनारस में जो अधिवेशन हुआ था उसकी भी अध्यक्षता की थी, और हम लोगों को पता है कि यह गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो दोस्तों उन्होंने यह कांग्रेस के बारे में कहा था। कई बार ऐसा समय आता था जब वे अंग्रेज़ों की मदद भी करते थे, यानी उनकी नीतियों को सराहते भी थे, सहयोग भी करते थे। जैसे कि हम प्रथम विश्व युद्ध को एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि इस समय जो कांग्रेस थी उन्होंने सहायता भी किया था अंग्रेज़ों की। इसके अलावा कई बार इन्होंने इसका विरोध भी किया, जैसे कि अंग्रेज़ों का विरोध करते हुए इन्होंने देश को आज़ाद कराया। देखते हैं अगले प्रश्न को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? तो दोस्तों 1906 ऐसा समय था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्मपंथियों के प्रभाव में आया था। इस समय सूरत का अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। 1907 में यह हुआ था दोस्तों। उस समय अगर बात करें कि वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न को, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने जाते हैं? दोस्तों अगर हम बात करें इनका लोकमान्य नाम, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम या कोई ऐसा स्पेसिफिक घटना नहीं है जिसने इन्होंने इनको लोकमान्य तिलक नाम दिया। बहुत सारी ऐसे घटनाएं हुई जिसके वजह से इनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल नेता से संबंधित है? दोस्तों दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी नरमपंथी थे, जबकि अरविंदो घोष एक ऐसे पर्सन थे जो कि गर्मपंथी से संबंध रखते थे। अगर हम इनके बारे में बात करें तो लाल बाल पाल, ये इनका जो गठन था उसमें एक और पिलर था जो अरविंद घोष भी इसमें शामिल थे। मतलब कि ये चार जो पिलर थे ना, चार स्तंभ थे ना, उसमें से अरविंद घोष भी शामिल थे। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक बात कहा था कि कांग्रेस 6 रोगों से मरने वाली है। तो हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह किसके द्वारा बोला गया था, तो आप याद रखेंगे अरविंद घोष के द्वारा ही इसको बोला गया था कि कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? अगर हम बात करें कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के स्थापना के बारे में, तो यह स्थापना 15 अगस्त 1906 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सद्गुरु दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1906 में की गई थी। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई काम हुआ था तो वो कब हुआ था? यह काम 8 नवंबर 1905 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक भी नरम दल से नहीं थे, वे गरम दल में ही शामिल थे।
दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर एम.जी. रनाने, ये सभी लोग नरम दल से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो कांग्रेस के नरम दल के जो नेता थे उनकी जो पद्धति थी वो राजा वामबद्ध आंदोलन हुआ करता था। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इसका मतलब हुआ। जैसे कि उनके द्वारा हमेशा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग की जाती थी या जनता के राजनीतिक जागरूकता को दिया जाता था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? दोस्तों, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, साइमन कमीशन के विरोध में ये एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उसी समय अंग्रेज़ों ने इनको लाठी से इनके सर पे प्रहार कर दिया, जिसके वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। 27 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, होप कि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ करके हमें लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर कोई भी आपको इसमें सुधार चाहिए तो, या अगर पसंद आता है तो प्लीज़ करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो लाते हैं तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।